नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी एक बेसिक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स या हायर मैथमेटिक्स जो है उसको पढ़ने के लिए और आगे पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए फंक्शन के बाद हम लिमिट पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। उनके लिए सेट होना जरूरी है, सेट थ्योरी हमें आना जरूरी है, समझना जरूरी है। और ये जो लेक्चर बना रहे हैं हम वो बहुत सारी क्लासेस के लिए, बहुत सारे कंपटीशंस के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि आप ले लो 11th 12th में ये टॉपिक आता है तो 11th 12th के लिए तो ये यूजफुल है ही सही। बाकी और भी कंपटीशन होते हैं जैसे टीचर्स के पीजीटीज के कंपटीशन होते हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उन सब के लिए ये वीडियो जो है बहुत उपयोगी है। ये टॉपिक भी बहुत उपयोगी है। तो सेट थ्योरी में हम सेट सबसे पहले पढ़ेंगे सेट क्या होता है। तो हम देखते हैं कि हम एक मनुष्य है और मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि वो चीजों का क्या करता है, कलेक्शन करता है, चीजों को इकट्ठा करता है। जैसे बचपन है, बचपन में छोटा बच्चा जो होता है वो क्या करता है, खिलौनों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। जितने ज्यादा खिलौने वो मतलब कर सकता है वो इकट्ठा करने की कोशिश करता है। उसे अधिक से अधिक खिलौने चाहिए होते हैं, वो उनको खेलता कम है लेकिन इकट्ठा ज्यादा करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो उसके बाद बच्चा पढ़ने लगता है, वो पढ़ने की चीजों को इकट्ठे करने लगता है। या बड़े स्पोर्ट्स जो होते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठे करने की कोशिश करता है, पेन कॉपी वगैरह ये सब चीजें इकट्ठी करता है। कुछ लोग ज्ञान भी इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। ऐसे तरह तरह की चीजें इकट्ठी करते हैं, यानी कि कलेक्शन करते हैं। और जो कलेक्शन होता है वही हमारे क्या बनता है, सेट बनता है। लेकिन क्या सभी कलेक्शन सेट बन सकते हैं? तो हम कुछ बेसिक एग्जांपल लें। जैसे कि आप कलेक्शन करना चाहते हो, तरह तरह के कलेक्शन होते हैं। आपको एग्जांपल के तौर पर देखें कि आपके जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो 10th क्लास है, 10th क्लास में जो बच्चे हैं उनका कलेक्शन, तो हम क्या लिखें, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10। यानी कि आपकी जो 10वीं क्लास है, 10th क्लास है, उसमें जो बच्चे हैं वो उनका कलेक्शन यानी कि वो उनके क्या क्या नाम हैं या वो कौन कौन है हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आपके बैग में क्या क्या रखा हुआ है, आपके बैग में किन किन चीजों का कलेक्शन है, या आपके रूम में किन किन चीजों का कलेक्शन है, या आपके घर में किन किन चीजों का कलेक्शन है, या किसी की शॉप है, जैसे आप शॉप ले लो, शॉप के लिए एक स्पेसिफिक कोई शोरूम ले लो, शोरूम में किन किन चीजों का कलेक्शन है। तो बहुत सारे तरह तरह के शोरूम होते हैं। जैसे शूज का शोरूम है, जैसे रिबॉक शूज है, तो वहां पर जितने भी तरह के शूज बनते होंगे रिबॉक कंपनी के, वो आपको रिबॉक के शोरूम पे मिलेंगे। एडिडास है तो एडिडास के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको एडिडास के शोरूम पे मिलेंगे, वहां उनका कलेक्शन है। वो एक तरह से एक सेट है कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ जो भी स्पेसिफिक कंपनी है उनका कलेक्शन आपको उस जगह मिलेगा। बहुत से लोग तो अपनी शॉप के बाहर लिखते भी हैं कि दिस कलेक्शन, माँ कलेक्शन, या इस तरह के बहुत सारे कपड़े के शोरूम या और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल तरह तरह के ले सकते हो और हम उसको सेट बना सकते हैं। लेकिन क्या सभी कलेक्शन सेट बन सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जैसे हम ये, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब सेट को लिखते हैं हम, एक्चुअल में सेट क्या है अब आपके समझ में आ गया होगा कि सेट किसे कहेंगे। सेट हम कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम यहां तक की बात तो कर ही चुके, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तरह तरह के कलेक्शन को हम कर ही चुके। लेकिन वो सभी सेट बनते नहीं है। सेट कब बनता है? जब वो कलेक्शन क्या हो, वेल डिफाइंड हो। क्या हो?
वेल डिफाइंड हो तभी हम उसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। इनमें क्या डिफरेंस है आप सिंपली एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आप रीबॉक के शोरूम पे गए तो आपको वहां पर रीबॉक के अलावा किसी और कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वहां पर आपको सारे प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, रीबॉक के मिलेंगे। तो वहां पर डिफाइंड है कि इस दुकान में घुसेंगे, इस शोरूम में घुसेंगे तो हमें इस कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जो जनरल शॉप होती है, एक जो शॉपकीपर होता है वो तरह तरह के ब्रांड्स, लोकल या अच्छे ब्रांड्स, तरह तरह के जो वस्तुएं रखता है, ऑब्जेक्ट्स रखता है। तो वहां आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसके पास किस कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा। ये स्पेसिफाई वहां पर कर नहीं पाते क्योंकि वो हो सकता है 15 दिन बाद किसी और कंपनी का प्रोडक्ट भी उस शॉप में मंगा ले, या किसी कंपनी का प्रोडक्ट उसके नहीं बिक रहा है तो उसको शॉप से हटा दे। तो वहां पर हम डिफाइन नहीं कर सकते, स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो उस शॉप में किस किस कंपनी के प्रोडक्ट्स रखेगा या कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखेगा। तो वो एक तरह से यूं कहेंगे कि जो शोरूम होता है वो उसको हम सेट कह सकते हैं, लेकिन एक जो जनरल शॉप होती है उसको हम सेट नहीं कहेंगे तब जब तक कि स्पेसिफाई नहीं हो कि ये यहाँ पर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल्स से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10, तो यहाँ पर हम इसको सेट लिख सकते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि जो आपकी 10th क्लास है, मान लो आप 10th क्लास में पढ़ते हो या आपके स्कूल की जो 10th क्लास है उसमें जो स्टूडेंट्स है वो फिक्स है, जो उनके नाम है वही रहेंगे, साल भर वही स्टूडेंट 10th क्लास में रहेंगे। तो हमें पता है, स्पेसिफाई है कि ये बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, यानी कि ये स्टूडेंट इस सेट के अंदर आता है। सेट लिखने के लिए हम ये जो मिडल ब्रैकेट है, मझला कोष्ठक है, इसका यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लिखे नंबर्स, या हम कहें कि नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें पता है कि 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 तक के बीच में, बिटवीन 1 to 10 हमारे पास क्या नंबर आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है, यहाँ पर क्लियरिटी है हमारे पास कि हमें जो इसके अंदर लिखना है वो हमें पता है कि क्या लिखना है, उसी को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। यानी कि जब हमें क्लियर हो, हमारे पास स्पेसिफाई हो कि हम क्या कलेक्शन ले रहे हैं, हम किन ऑब्जेक्ट्स को सेट के अंदर ले रहे हैं, तो उसको हम, उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। और वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या होता है, हमारे सेट होता है। अगर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कलेक्शन क्या लेना है तो फिर वो सेट नहीं बनता है। जैसे हम यूं कहें कि टॉप 5 टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। अगर आप ये ढूंढना चाहोगे टॉप 5 टैलेंटेड स्टूडेंट्स, आपके पूरे स्कूल में से जो 5 टॉप टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको ढूंढना चाहोगे तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। वहां पर स्पेसिफाइड नहीं है। क्या स्पेसिफाइड नहीं है कि उनके पास कौन सा टैलेंट होना चाहिए, या उन्होंने, मतलब हमने कोई क्राइटेरिया नहीं बना रखा कि इस क्राइटेरिया में अगर बच्चा पास होता है तो उसको हम टैलेंटेड कहेंगे या टैलेंटेड नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हम, अब आप पूछने जाओगे किसी से, स्कूल में आप ढूंढोगे तो कुछ टीचर्स से पूछोगे कि हमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की, टैलेंटेड टॉप 5 स्टूडेंट्स, तो हर टीचर का ओपिनियन अलग अलग होगा। हर टीचर अलग अलग आपको 5 स्टूडेंट्स बताएगा। सभी टीचर आपको सेम नेम नहीं बता पाएंगे, या स्टूडेंट्स से सर्वे करोगे वो भी आपको सेम नहीं बता पाएंगे। हर व्यक्ति की नजर में जो टॉप 5 टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा कि वो टॉप 5 स्टूडेंट्स जो हम लेना चाहते हैं वो कौन से हैं, तो ये हमारे सेट नहीं बन सकता।
ऐसे ही और एग्जांपल ले लो आप, टॉप 11 बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं दुनिया में, उसमें से आपको 11 खिलाड़ी जो बैटिंग करते हैं वो ढूंढने हैं जो सबसे बेहतरीन हो। लेकिन आप उसको भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई खिलाड़ी तो T20 मैच में अच्छा खेलता है, कोई खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में अच्छा खेलता है, कोई खिलाड़ी टेस्ट मैच अच्छा खेलता है। तो आप कैसे पता करोगे कि इसमें सबसे अच्छे 11 खिलाड़ी कौन से हैं? या हम किसी से पूछने जाएंगे तो वो अपने अपने हिसाब से जो उनको पसंद होंगे वो 11 खिलाड़ी बताएंगे। तो यहाँ भी हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो 11 खिलाड़ी कौन से हैं जो टॉप 11 बैट्समैन है इस वर्ल्ड के। तो जहां भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम, जहां भी कंफ्यूजन है, वो कलेक्शन जो है वो सेट नहीं बन सकता, क्योंकि ये कलेक्शन जो है वो हर व्यक्ति के हिसाब से, हर अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे आप, चलो आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ अच्छा सा। जैसे आप ले लीजिए एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड में जितने भी एक्ट्रेसेस हैं वो उनका हम कलेक्शन लेना चाहते हैं, उनका एक सेट बनाना चाहते हैं। तो आप डेफिनेटली ये सेट बना सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि जिसने भी बॉलीवुड में काम किया है या बॉलीवुड में काम कर रही है वो एक्ट्रेसेस के नाम आप ढूंढ के या कहीं से पता करके वो सारे नाम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफाई है कि जिसने बॉलीवुड में, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस है उनके नाम लिखने हैं, तो हम उनको ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हैं। हमारे पास क्लियर है कि जो एक्ट्रेस है और किसमें काम करती है, बॉलीवुड में काम करती है या बॉलीवुड में काम किया है, तो उसका आप नाम आसानी से यहाँ पर लिख सकते हो। वहां पर हमें पता चल जाएगा, हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि ये एक्ट्रेस है ये बॉलीवुड की है, ये एक्ट्रेस है ये बॉलीवुड की नहीं है, तो हमें कौन से नाम यहाँ पर लिखने हैं। लेकिन कोई आपसे कहे, यूं कहे कि आप जो टॉप 5 गॉर्जियस एक्ट्रेसेस है उनके नाम लिखिए, तो फिर आप कंफ्यूजन पैदा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी नजर में 5 सुंदर जो अभिनेत्री है वो कुछ और होगी, आपको 5 कुछ और अच्छी लगती होगी, तो किसी दूसरे को कुछ दूसरी 5 और अच्छी लगती होगी, तो आप वहां पर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है स्पेसिफाई करने का कि हम उनमें कौन से नाम लिखें। यानी कि आप जब ये सर्च करने जाओगे टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस या बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, तो आप इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे सेट नहीं बन सकता, आप इसका सेट नहीं बना सकते। या आप यूं कहोगे कि टॉप 5 टैलेंटेड एक्ट्रेसेस, तो ये भी आपको स्पेसिफाई करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हो सकता है कोई पॉजिटिव रोल के लिए जो है वो अच्छा रोल करती है या कोई यूनिक रोल के लिए कोई अच्छा रोल करती है, तो आप उसको भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सभी की अलग अलग टाइप्स की फिल्म्स में अलग अलग अच्छे रोल्स है, तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी 5 एक्ट्रेसेस हमको इस कलेक्शन में लेनी है, तो ये भी हमारे सेट नहीं बन सकता। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और भी एग्जांपल लो, आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास की 5 सुंदर लड़कियों के नाम बताओ, तो आपके हिसाब से वो 5 सुंदर लड़कियां कुछ और होगी, आप किसी 5 को पसंद करते होंगे जो टॉप 5 है। आप किसी दूसरे लड़के से पूछोगे तो वो कुछ और बताएगा, आप किसी और से पूछोगे तो वो कुछ और बताएगा। तो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि हम कलेक्शन में लेना क्या चाहते हैं या कलेक्शन में आएगा क्या, तो वो सेट नहीं बन सकता। हम जो सेट बनाते हैं उसके लिए क्या जरूरी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, जिसमें डिफाइन किया गया हो अच्छी तरह से कि कलेक्शन किन चीजों का लेना है। तो हम सेट की डेफिनेशन यहाँ पर क्या दे सकते हैं
कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है उसी को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब हम सेट समझ चुके हैं, तो कुछ सेट है हम जो जनरली यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में आ जाओ, बॉलीवुड की दुनिया से निकलकर, तो आप देख सकते हो कि हम बचपन से गिनती जो काउंटिंग है वो लिखते हैं, तो वो हमारे एक नेचुरल नंबर का सेट होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे होल नंबर का सेट होता है 0, 1 या 3, ये 0 से स्टार्ट होता है। इसके बाद इंटीजर्स ले लो आप, जेड जो होता है इंटीजर्स, यानी कि जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी, लेकिन पूरे ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। इनको पूर्णांक हिंदी में कहते हैं। ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, ये हमारे पूर्ण संख्याएं हैं, ये हमारे पूर्णांक हैं। और भी हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल्स जिनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं हिंदी में। परिमेय संख्याएं जो कैसी होती है, p/q की फॉर्म में होती है, जहां p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, और q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद रियल नंबर में हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में जो भी नंबर आते हैं, डेसिमल वगैरह, रेशनल, इरेशनल, वो सारा कलेक्शन किस में आता है, रियल नंबर के सेट में। और रियल नंबर में से रेशनल्स को हटा दो तो हमारे इरेशनल नंबर आते हैं, उसको हम q डैश लिख सकते हैं, जो रेशनल नहीं है, यानी कि रियल नंबर में से किसको हटा दें, हम माइनस कर दें रेशनल्स को। तो ये इरेशनल्स नंबर होते हैं जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसी को हम इरेशनल कहते हैं, क्योंकि जो या परिमेय संख्या है और इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी कि जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, और जिनको p/q में लिख सकते हैं वो तो परिमेय होती है। तो जो हमने रियल नंबर में से परिमेय हटा दी, उसके अलावा जो बची वो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ये कुछ सेट्स हैं जो हमारे जनरली मैथमेटिक्स में काम आते हैं, इनके बेस पे ही हम आगे स्टडी करते हैं फंक्शन वगैरह की। तो इस तरह से ये एक तरह से सेट हुआ, सेट हमने देखे, सेट के एग्जांपल्स देखे। अब सेट को लिखते कैसे हैं, सेट को लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो सेट को लिखने का तरीका है, 2 तरीके हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा तरीका जो होता है वो होता है सेट बिल्डर। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हम जो हमारा कलेक्शन होता है उसको लिस्टेड कर देते हैं, यानी कि उसको उसमें लिख देते हैं कि अवयव स्पेसिफाई कर देते हैं कि उसमें क्या क्या है। जैसे हम नेचुरल नंबर का सेट ले, एक मिनट, पेन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, दूसरा पेन लेते हैं। हम नेचुरल नंबर का सेट लें, नेचुरल नंबर, तो हम क्या लिखते हैं 1 2 3 4। हमने क्या कर दिया, नेचुरल नंबर्स की लिस्ट लिख दी, यानी कि इनको यहाँ पर क्लियरली लिख दिया कि ये नंबर्स हमारे, इससे आगे 5 6 हम समझ गए कि इसमें ये नंबर्स आएंगे। तो ये जो है ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म। इस तरह से जैसे हम कहें कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स, तो हम उन सबके नाम लिखते हैं सेट के अंदर 2 ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे कोई एलिमेंट है x उस सेट का, तो उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो क्या ले रहे हैं हम। जैसे x क्या है, x इज नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल लें, अगर हम कोई सेट लें जिसमें क्या आते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर इस सेट में आते हैं। तो ये तो क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। और अगर इसका ही हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहें तो
हम क्या लिखेंगे कि x, और x क्या है, x इज नेचुरल नंबर वन टू फाइव। एक्स क्या है, 1 से लेकर 5 तक क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसमें हम सेट बिल्डर में क्या करते हैं, एक्स लिख के फिर एक्स को डिफाइन कर देते हैं, एक्स को स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सेट को दो तरह से लिखा जा सकता है, एक तो रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। आप कुछ आपके पास टेक्स्ट बुक्स होगी या एनसीईआरटी की बुक होगी या किसी बोर्ड की बुक होगी, उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो, इससे इसमें चेंज कर सकते हो, इससे इसमें चेंज कर सकते हो। तो हम ये दो तरह की फॉर्म्स में सेट्स को लिख सकते हैं। दोनों का मतलब, दोनों का रिजल्ट एक ही निकलता है, किसी भी फॉर्म में लिखो, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। सेट क्या होता है, सेम ही होता है। इसके बाद अगर हम एक सेट, एक और आपको एग्जांपल दिखाते हैं। एक सेट लें पॉजिटिव, हम सेट लेते हैं a इक्वल टू पॉजिटिव नेचुरल नंबर which is less than 5 and greater than 10। यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 5 से तो क्या हो, छोटे हो, और क्या हो, 10 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर आपके दिमाग में आता है क्या? हम थोड़ा सोचेंगे तो ये देख पाएंगे कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जो 5 से तो छोटा हो और 10 से बड़ा हो। तो इस सेट में कुछ नहीं आएगा, यानी कि ये सेट क्या है, खाली है, एम्प्टी है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, डजंट कंटेन एनी एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं हम 5, इससे डिनोट करते हैं 5 सेट। यानी कि ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं आता हो, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। सेट में जो हम ये चीजें लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उनको एलिमेंट्स कहते हैं, सेट के एलिमेंट्स कहते हैं, या हिंदी में सेट के अवयव कहते हैं। इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स या अवयव। तो ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं आता हो, एक भी एलिमेंट नहीं आता हो, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, या रिक्त समुच्चय हम इसको कह सकते हैं। ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया, ठीक है। इसके बाद आप, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, 2 एग्जाम्पल लिखे थे नीचे, उन्हीं को हम ले लेते। एक में लिखा था हमने 1 2 3 4 5, और एक हम नेचुरल नंबर का सेट ले इसमें 1 2 3 और इससे आगे जहां तक जा सकते उतने नंबर। तो देखो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनका हम पता कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। लेकिन इस सेट में हम पता नहीं कर सकते कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट जा रहे हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, कहां तक काउंट करेंगे, है ना। तो ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट। और इसमें जो है वो फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट है। कहीं ना कहीं हमारी काउंटिंग खत्म हो जाती है, यहाँ पर काउंटिंग खत्म नहीं हो रही, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा सेट जो कितने एलिमेंट्स कंटेन करता हो, फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट कंटेन करता हो, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, या परिमित समुच्चय। और जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो,
उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो ये दो तरह के सेट्स भी होते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट में हैं। उनके हिसाब से दो हम कैटेगरी ले सकते हैं, फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट, यानी कि जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, फाइनाइट हो, अवयवों की संख्या कितनी हो, परिमित हो, उनको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और जिसमें अवयवों की संख्या परिमित नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमित या इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके बाद हमारे आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहेंगे, जैसे मैं यहां लिख दूं b इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का कौन कौन सा सॉल्यूशन है इस, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसमें x और x इक्वल टू क्या आएगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं वापिस 1 2 3 4 5, जो कि सेट जैसे दिख रहे हैं इसमें है वैसे ही है, यानी कि जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें भी है, यानी कि दोनों में डिफरेंट एलिमेंट एक भी नहीं मिल रहा है, जो सारे एलिमेंट इसमें हैं वही इसमें है। तो हम इनको क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इक्वल सेट कह सकते हैं। ऐसे सेट जिसमें सेम एलिमेंट्स हों उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। और अगर हम यहाँ से कुछ एक भी हटा दें तो यहाँ ये नहीं आएगा और फिर ये इक्वल सेट नहीं हो पाएगा। तो इक्वल सेट क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, वापस वो के वही हो, तो हम उनको इक्वल सेट कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि सेट में जब हम लिखते हैं, जैसे आप एक सेट लिखिए कि S इक्वल टू सेट ऑफ आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा कोई सेट जो सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 2 ऑर्डर की इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशन होंगे, दोनों क्या होंगे, 5 होंगे, दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, 5 होंगे। तो हम यहाँ पर इस सेट में हमारे क्या आएगा, 5 आएगा और 5 आएगा। तो सेट लिखते टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, यानी कि इसमें केवल क्या लिखेंगे, हम केवल 5 ही लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो 2 बार आते हैं या 3 बार आए या 4 बार, कितनी बार आए, उसको हम सेट में लिखते वक्त एक ही बार लिखते हैं। तो ये सेट को लिखने की रूल है, सेट को लिखने का तरीका है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे हम एक वर्ड लें मैथमेटिक्स, तो एक सेट लो आप, सेट जो हम क्या लिख सकते हैं, लेटर्स which forms the word mathematics। यानी कि मैथमेटिक्स जिन लेटर्स से बना हुआ है उनका हमें सेट लेना है। तो इस सेट में हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पहला लेटर क्या है, M, दूसरा A, फिर T, फिर H, E, M। लेकिन M हमने यहाँ पहले लिख दिया, एक बार पहले आ चुका है, उसको रिपीट नहीं करेंगे, हम M को नहीं लिखेंगे। A भी हमारे पहले आ चुका है, T भी हमारे पहले आ चुका है,
इनको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इस सेट को लिखने का तरीका होता है, सेट में कोई भी एलिमेंट डबल नहीं लिखा जाता। इसके बाद आया है आई और फिर सी और एस। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। सेट को लिखते वक्त एक एलिमेंट अगर कितनी भी बार आए उस डेफिनेशन के अनुसार, पर उसको लिखते हैं एक बार ही। तो ये सेट की एक बेसिक थ्योरी थी, कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, कुछ लिखने का तरीका था, कुछ रूल्स थे जो हमने बताए यहाँ पर। और सेट के बारे में आगे भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और उसके बाद सेट से जो चीजें बनती है, सेट से जो आगे कंसेप्ट निकल के आते हैं, वो हम आपको आगे की लेक्चर्स में बताएंगे। और आप देखते रहिए हमारे लेक्चर्स। तो इस तरह से हम जो भी आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत यूजफुल टॉपिक है, जो आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।